हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बीआईएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम पहला टॉपिक लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, फॉर्म और एक होता है डिफॉर्म। किसी पर कुछ प्रेशर लगाया और उस जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप में परिवर्तन हो गया। तो फोर्स विच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो क्लियर है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स जिसको लगाने पर उस ऑब्जेक्ट की क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी, आप लोगों ने रबड़ लिया होगा, रबड़ को आप इस तरीके से खींचेंगे, खींचने के बाद वापस छोड़ देते, तो एक लिमिट तक अगर छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अपनी पोजीशन को वापस रिगेन कर लेता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। देखिए, द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल, जैसे ही छोड़ा, ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कि अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल रबड़ को आपने फोर्स लगाया, उसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, और एक लिमिट तक लगाने के बाद वापस उसको छोड़ दिया तो वो वापस अपनी रिगेन साइज एंड शेप ले लेता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिक की बॉडी क्या है कि इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिसिटी। देखिए, कुछ बॉडी तो क्या होती है कि अगर फोर्स लगाते हैं तो धीरे धीरे कुछ समय लेकर अपनी पोजीशन गेन करती है, लेकिन कुछ बॉडी जैसी होती है कि जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज किया और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया। तो ऐसी बॉडी जो फटाफट अपनी पोजीशन को रिगेन कर ले, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिसिटी इसका जस्ट ऑपोजिट है कि वापस बॉडी अपनी पोजीशन और साइज और शेप में नहीं जाती है। इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप after the removal of the deforming force, it is said to be plastic body and its property is called plasticity. Perfectly plastic body क्या होगी कि body does not show any tendency to regain its original size and shape even after removal of deforming force. It is said to be perfectly plastic body. Next बात करते हैं स्ट्रेस। देखिए, एक वर्ड आया है स्ट्रेस, ये क्या चीज है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया, द इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डिफॉर्मिंग बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स दैट इज योर, फोर्स कैसा लगेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स का नेचर कुछ भी हो सकता है जो उस बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज कर रहा है, और किस पे लग रहा है, उसके एरिया पे लग रहा है, यानी फोर्स अपॉन एरिया किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की आपको पता है न्यूटन होती है, और इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकालने के लिए न्यूटन का आपको पता है क्या होता है, m1 l1 t-2, और मीटर स्क्वायर यानी l2, 2 से 1 टाइम गया, यहाँ बचा l1, तो ऊपर आया तो क्या बचेगा, m1 l-1 t-2। ये किसकी हो जाएगी, डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला एंड डेफिनेशन स्ट्रेस की पूछी जाती है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस कितनी तरह की है, देखिए, पहली है टेंसल स्ट्रेस यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरी है कंप्रेसिव स्ट्रेस, तीसरी है हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, चौथी है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंसल स्ट्रेस क्या है, द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप per unit cross sectional area of a body when the length of the body increases in the direction of the deforming force। कि अगर कोई बॉडी है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली आप फोर्स लगा रहे हैं, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, टेंशन स्ट्रेस। कंप्रेसिव, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी when its length decreases under a deforming force. Hydrostatic, if a body is subjected to uniform force
फ्रॉम ऑल साइड, सभी दिशाओं से क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, तब करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और टेंजेंशियल क्या करता है कि अगर बेस को सेम रखते हैं और ऊपर की तरफ से किसी एक पर्टिकुलर फेस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसका फेस किसी डायरेक्शन में झुक जाता है। When a deforming force act tangentially to the surface of the body, उसके बेस के रेस्पेक्ट में अगर फोर्स लगा रहे हैं आप, तो इस तरीके से सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपने यहां से फोर्स लगाया तो आपका न्यू फोर्स क्या बन जाएगा, इस तरीके से बेस आपका वो ही रहेगा। तो ये पर्टिकुलर आपका क्या कहलाता है, शेयरिंग एंगल भी कहलाता है इसके अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस था। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ स्ट्रेन से पहले स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेस वर्ड आता है इसके अंदर, दूसरा स्ट्रेन वर्ड आता है। तो स्ट्रेन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज in any dimension produced in the body to the original dimension। जैसे कि आपका लेंथ चेंज हो गया तो लेंथ जितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अगर एरिया चेंज हुआ है तो एरिया चेंज अपॉन एरिया, इस तरीके से। तो देखिए स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो एज द स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ लाइक क्वांटिटी, सो ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। सपोज ये भी लेंथ ये भी लेंथ, दोनों कट जाएगी तो डायमेंशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये डायमेंशन लेस है, तो दोनों बात ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस के अंदर फोर्स पर यूनिट क्या होता है, एरिया। तो फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका हो जाएगा, डायमेंशन भी याद रखिएगा। और इसके अंदर क्या है कि जो चेंज देखने को मिल रहा है अपॉन जो ओरिजिनल क्वांटिटी है, यानी सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के अंदर सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वही है, लेंथ के अकॉर्डिंगली जितना लेंथ चेंज हो रहा है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज डेल एल अपॉन एल का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, जितना वॉल्यूम चेंज होगा अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर हुआ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल। तो चेंज किससे बताते हैं, डेल वी से अपॉन वी के बराबर होगा। तीसरा जो आ रहा है शियर स्ट्रेन, जो कि टेंजेंशियल स्ट्रेन मैंने बताया था आपको। तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल के जरिए दिया जाता है थ्रू विच द फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द एफ फिक्स्ड फेस गेट टर्न ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल डिफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये ओरिजिनल शेप है, और ये जैसे यहां से फोर्स लगाया तो इसके रेस्पेक्ट में जितना एंगल बना है उसको निकालते हैं हम इस तरीके से, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो ये आपकी इलास्टिक लिमिट के बारे में कि मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रेस। जैसे एक रबड़ को आपने खींचा और खींचकर छोड़ दिया, तो उस लिमिट तक आप लोगों ने खींचा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ले, उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। और पूरा ही खींच लिया लिमिट के बाद तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन वापस गेन नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, हुक का नियम 100% इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हुक का नियम आप लोग पढ़ के जाएं। अभी अभी दो टर्म पढ़ी थी, एक पढ़ी थी स्ट्रेस और एक पढ़ा था स्ट्रेन। हुक का नियम क्या कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बारे में अभी बताया मैंने आपको, उस लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्ट्रेस किसके बराबर हुआ, इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, यानी ये जो कांस्टेंट है ये किसका रेशियो हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यही क्या कहता है, हुक का नियम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे Y से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain। मैंने अभी बताया था आपको कि जो हुक का नियम जो दिया गया है, पीछे देखिए हुक का नियम क्या दिया गया है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेन के, किसके अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होगा। तो इसी के तरीके से हमने अभी देखा कि विद इन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस, दैट इज Y दैट विल इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सपोज फॉर एग्जांपल आपका ये लेंथ था स्मॉल l, आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है।
जैसे ही आपने इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इसमें जो विकृति उत्पन्न हुई, फोर्स लगाया, दिख रहा है आप लोगों को, जैसे ही फोर्स लगाया तो इसमें जो चेंज देखने को मिला वो क्या हुआ, डेल एल लंबाई इसकी बढ़ गई। तो ये आपका इसका ये एरिया होता है। तो यंग मॉडुलस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन आपको पता है चेंज इन लंबाई अपॉन ओरिजिनल लंबाई, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दोनों का रेशियो, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, F अपॉन A अपॉन डेल L अपॉन L, ये इसकी वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते तो देखिए, तो हमारे पास F की वैल्यू y यंग मॉडुलस क्या आ गया, F अपॉन A L अपॉन डेल L, फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं K से। क्या चीज है ये, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्योंकि ये सब हुक के नियम का पालन करते हैं बेटा, तो आपको लिखना पड़ेगा विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय के। ये आपने एक शेप है और इस शेप के सभी डायरेक्शन में आपने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो प्रेशर लगाने पर क्या होगा, इसका वॉल्यूम पहले कुछ था और बाद में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, आपका बल्क मॉडुलस कहलाता है। ये भी के से डिनोट होता है, और यहां पर माइनस का मतलब है अंदर की तरफ आपके रिड्यूस हो रहा है, दैट इज F अपॉन A डेल V अपॉन V। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं, K इक्वल टू दिस, आपको पता है F अपॉन A क्या होता है, P होता है। तो P आपका प्रेशर, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है विद इन द इंक्रीजेज इन द स्ट्रेस। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये शेयरिंग वाला है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो डिनोट होता है वो नीटा से होता है, क्योंकि F बाय A डेल L अपॉन डेल L, यहां से आपने प्रेशर लगाया तो आपका ये जो वाला पोर्शन था वो थीटा एंगल पर झुक गया, ये आपका फॉर्मूला है, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस। तो द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी 1 बाय K। ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा से होती है, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको कि इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसके थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर। एक वायर है, उसको आप खींचते जा रहे हैं, पहले खींचा वापस अपनी पोजीशन ले लेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं लेगा। तो इस कर्व को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है वो हमने डायग्राम में बना दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, द इनिशियल OA ऑफ अ ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंडिकेट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये जो इनिशियल ग्राफ दिख रहा है यहां से लेकर A तक, OA तक, ये क्या है, देखिए लीनियर है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये हुक के नियम का पालन कर रहा है। इसने भी लिखा है, देखिए इट ओबेज द हुक लॉ। द पॉइंट A इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये जो पॉइंट A दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट A है, ये वाला जो पॉइंट A है, ये आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहलाती है। इन दिस रीजन वायर इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब है कि अगर इतना फोर्स लगाएंगे तो वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व आपके डायग्राम में शो है। जैसे जैसे वायर में स्ट्रेस डेवलप करेंगे, उसको खींचेंगे, तो O से A तक आपका परफेक्टली इलास्टिक रहेगा और छोड़ने पर उस रीजन में वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। आगे देखिए, आफ्टर द पॉइंट ए के बाद स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यहां से आप देख सकते हैं टर्न हो गया है, थोड़ा कर्व है ना। तो जैसे स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, द कर्व पोर्शन AB का जो पोर्शन है आप लोगों को दिख रहा है यहां से यहां तक, क्लियर है। ए आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट थी। उसके बाद में देखिए, इफ द लोड इज रिमूव एट एनी पॉइंट ऑन OB द कर्व इज रिट्रेस्ड along BAO। जैसे आप छोड़ेंगे तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि वापस पहुंच सकता है। द ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड इलास्टिक रीजन, और पॉइंट B को क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस
यानी ओ से ए के बीच में छोड़ोगे, लीनियर रिलेशन है, हुक का नियम का पालन कर रहा है, ए से बी के बीच में अगर छोड़ते हो तो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहां पर एक ऐसा मामला बन रहा है कि वो हुक के नियम का पालन तो नहीं कर रहा है, लेकिन छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। तो लास्ट जो पॉइंट है वो बी है। नेक्स्ट, बियॉन्ड बी, बी के बाद में स्ट्रेन को इंक्रीज करोगे मोर रैपिडली देन स्ट्रेस इफ द लोड इज रिमूव एट एनी पॉइंट, वायर वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाता है। अगर आपने बी पॉइंट के बाद में और लोड बढ़ाया और फिर छोड़ा तो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा और ट्रेस भी नहीं करेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बी, सी के बाद में सी, डी और डी के बाद में एफ वाला जो पोर्शन है। और फर्दर इंक्रीजेस द लोड, सी से भी बढ़कर आपने लोड बढ़ा दिया तो लेंथ ऑफ द वायर एंड द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ। ये जो पॉइंट डी है ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इवन इफ द वायर इज अनलोडेड एंड फाइनली द वायर ब्रेसेस द फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट, यहां पर पहुंच जाता है जिसको फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं और वायर आपका क्या है, ब्रेक हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कर्व आपको बताना है कि यहां से वापस से देख लीजिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये कर्व है। स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप स्ट्रेस लगाएंगे ये प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आगे बढ़ेगा, ए पॉइंट पर आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, उसके बाद में और बढ़ाने पर बी तक पहुंचेगा, बी पर आपका एक इलास्टिक लिमिट आ गया, फिर और बढ़ाओगे तो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा कि टूटेगा तो नहीं लेकिन अपनी पोजीशन में भी वापस नहीं जाएगा, और डी के बाद में ई पर पहुंचेगा तो वायर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बड़ा छोटा सा चैप्टर था आप लोगों का, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इनकी डेफिनेशन, इनकी डायमेंशन पूछी जाती है, और ये वाला ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मैकेनिकल के जो सॉलिड है इसके अंदर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, यूनिट, डायमेंशन, डेफिनेशन है ग्राफ के बारे में। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे देखा जाएगा तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को और BIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।